अपने फ्लैट के बाहर अंजू घूंघट में झाड़ू लगा रही होती है। तभी भारती अपनी सास के साथ ऊपर से नीचे आती है और अपने ससुर के पैर छूकर उनके गले लगती है। आ गए पापा जी आपको रास्ते में थकान तो नहीं हुई? चलिए हम घर में चलते हैं। अरे अंजू जरा संभाल कर, पीछे सीढ़ियां हैं, कम से कम काम करते टाइम तो घूंघट हटा लिया करो। मेरी बहू को तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, समझी? खुद के अंदर तो संस्कार नहीं है और दूसरों की बहू को भी बिगाड़ने पर तुली हो। बहन, जरूरी नहीं है कि जो घूंघट नहीं करती वो संस्कारी नहीं, इसीलिए मेरी बहू को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे अर्चना बस करो, ऊपर चलते हैं। अर्चना भी अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनती और पार्वती को सुनाकर चली जाती है। अब यूं ही समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। यहाँ घुटनों में दर्द से मेरी जान निकलती जा रही है और तुझे सब्जियों की पड़ी है। ये पकड़ पैसे और बाजार से सब्जियां लेकर आ जा, पर याद रहे सब्जी लेते हुए घूंघट हटना नहीं चाहिए। जी माँ जी, याद रखूंगी। अंजू क्योंकि गरीब घर से आई थी और उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर पार्वती उसे उसकी गरीबी का ताना दिया करती थी, इसलिए वो अपनी सास की बात को ध्यान में रखकर और लंबा घूंघट कर लेती है और बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात भारती से होती है। अरे अंजू, तुम बाजार में भी घूंघट करके सब्जी ले रही हो? तुम्हारी सास तो सच में बहुत पुराने ख्यालात की है। तुम्हें इन घूंघट से परेशानी नहीं होती क्या? होती है, पर कुछ कर भी नहीं सकती। मैं गरीब घर से आई हूँ, अगर मुझसे गलती होती है तो माँ जी हमेशा मेरे माता पिता को सुनाना शुरू कर देती हैं। डरो मत, यहाँ तुम्हारी सास नहीं है, आ जाओ कुछ खाते हैं। इस तरह भारती अंजू को अपने साथ एक ठेले पर ले जाती है, जहां वो दोनों टिक्की खाती हैं और पहली बार अंजू बाहर अपना घूंघट उठाती है और उस दिन उसे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह अंजू और भारती की दोस्ती हो जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ हमारी बॉस ने हम सभी को अपनी वाइफ के साथ बुलाया है। एक छोटी सी पार्टी रखी है उन्होंने सभी एम्प्लॉइज के लिए। आज तक मैं तेरे पापा के साथ कभी बाहर नहीं गई और तू बहू को अपने साथ ऑफिस पार्टी में ले जाना चाहता है। अगर बहू बाहर गई तो वो घूंघट में ही जाएगी। माँ अंजू बाहर जाएगी तो उसका घूंघट हटाना ही पड़ेगा। अगर घूंघट हटाना है तो बहू बाहर नहीं जाएगी। तू अपने ऑफिस वाले से कह देना तेरी बीवी मायके गई है। पार्वती अंजू को बाहर भेजने से साफ साफ मना कर देती है और ये चीज पवन को बहुत बुरी लगती है। पर पार्वती वहां से बाहर जाती है तो देखती है कि उसके सामने से भारती अपने पति विवेक के साथ हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से उतरती हुई कार में बैठकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है। और यह देख पार्वती को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से अंदर जाकर कहती है, अभी वो बेशरम ऊपर वालों की बहू कैसे हाथों में हाथ डालकर अपने पति के साथ घूमने गई है। आग लगे ऐसे मॉडर्न जमाने को, बेशर्मी की भी हद होती है। बताओ कैसे दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डाले सभी के सामने से चले गए। पर बहू तो इनको ऐसे देख कुछ करने की सोच मत लेना। एक बार फिर पार्वती अपनी बहू को सख्त हिदायत देकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन छत पर अंजू घूंघट में कपड़े सुखा रही होती है और मॉडर्न बहू एक्सरसाइज कर रही होती है। ये क्या अंजू, तुमने अभी भी घूंघट किया है? गर्मी नहीं लगती क्या तुम्हें? कुछ देर के लिए तो घूंघट हटा दो। नहीं भारती, अगर ये घूंघट हट गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। वैसे मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पति के साथ कैसे बाहर जाऊं। उनके बॉस ने एक छोटी सी पार्टी रखी है और उसमें सभी अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं और माँ जी ने मुझे बाहर जाने से साफ मना कर दिया। बस इतनी सी बात? तुम एक काम करो, तुम अपने पति के साथ बाहर जाओ, हम इस घूंघट का फायदा उठाएंगे और तुम्हारी जगह घूंघट में मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। पर ऐसे तो तुम फंस जाओगी और अपनी फैमिली से क्या बोलोगी तुम? मेरी फैमिली बहुत खुले विचारों की है, तुम टेंशन मत लो। और अब हम दोनों दोस्त हैं, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ। इस तरह भारती अंजू के कपड़े पहनकर घूंघट करके अंजू की जगह ले लेती है और अंजू अपने पति के साथ बाहर जाती है तो वहीं भारती अंजू बनकर पार्वती को संभालती है। अरे बहू, अब तक पवन घर नहीं आया, एक बार फोन करके तो पूछ कहाँ रह गया वो। माँ जी आज घर वो लेट आएंगे, आप सो जाइए। अच्छा वो तो ठीक है, पर तेरी आवाज को क्या हो गया? पतली पतली सी लग रही है। माँ जी वो गला खराब है मेरा, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज अलग सी लग रही है। अच्छा चल ठीक है, पर अब जब पवन लेट ही आ रहा है तो तब तक वो आ नहीं जाता, तू यहीं बैठकर मेरे पैर दबा दे। कितनी शातिर और खड़ूस है आंटी जी, कितनी नजर रखती है बहू को, तो अकेला छोड़ती ही नहीं है, पर दोस्ती तो निभानी पड़ेगी मुझे। इस तरह भारती अंजू बनकर घूंघट में वहीं बैठ जाती है और पार्वती के पैर दबाने लगती है। वहीं अंजू अपने पति के साथ बिना घूंघट के आजादी के साथ पार्टी एंजॉय करती है। पार्टी में उसके साथ डांस भी करती है और खूब एंजॉय कर कार में कुछ देर में घर के बाहर आती है और भारती को कॉल कर बाहर बुलाती है।
बहाने से भारती बाहर आती है और अंजू के आते ही दोनों अपनी अपनी जगह ले लेती हैं और सीढ़ियां चढ़कर भारती ऊपर अपने ससुराल जाती है। आ गई अपनी दोस्त की मदद करके, चलो अब तुम भी आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। हाँ, थक तो गई हूँ मैं। पता नहीं पार्वती आंटी को अकल कब आएगी, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। भारती और उसका परिवार खुले विचारों का था। वो हर कदम पर भारती का साथ देते थे, पर अंजू अब भी अपनी सास से परेशान रहती है और हर समय घूंघट में ही रहती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन परेशान अंजू सीढ़ियों पर घूंघट में भागती हुई ऊपर आती है और भारती से मदद मांगती है। भारती, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और माँ जी मुझे जाने नहीं देंगी। क्या तुम मेरे बदले कुछ देर मेरी जगह ले सकती हो? हाँ बहू, क्यों नहीं। भारती बहू, तू अंजू की जगह ले ले, बेचारी बहुत परेशान है। और बहू, तुम अपनी माँ से मिलकर जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं और तुम्हारा भी शुक्रिया भारती। अर्चना खुद भारती को अंजू की जगह लेने के लिए कहती है और अंजू अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। अब भारती अंजू की तरह कपड़े पहनकर घर में घूंघट में रहती है और घर के काम कर रही होती है। इस घूंघट में घर का काम करना कितना मुश्किल है। मैं तो चाह कर भी घूंघट नहीं हटा सकती। अगर उस खड़ूस बुढ़िया ने देख लिया तो बेचारी अंजू भी फंस जाएगी और मेरा भी बैंड बज जाएगा। ये सब सोचकर भारती कभी बर्तन साफ करती है तो कभी घर में झाड़ू लगाती है और कभी पार्वती के लिए खाना बनाती है। वहीं अंजू अपनी माँ की सेवा करती है और शाम तक उनकी तबीयत में सुधार होता है तो वो वापस चुपके से अपने घर आ जाती है और अपनी जगह ले लेती है और भारती ऊपर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पवन और अंजू भारती और विवेक के पास सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं और उनसे कहते हैं, भारती, तुमने कई बार मेरी बीवी की मदद करी है, बस एक आखिरी बार और मदद कर दो। मेरे साले की शादी है और माँ जी अंजू को बिना घूंघट के कमरे से बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर जाना तो दूर की बात है, हम कल शाम तक घर वापस आ जाएंगे, बस एक दिन की बात है। अंजू, तुम्हारी सास को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तुम जल्दी आना। अंजू के फोर्स करने पर भारती उसकी बात मान जाती है और अंजू अपने पति के साथ अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए निकल जाती है और भारती अंजू की गैर मौजूदगी में घूंघट का फायदा उठाती है और पार्वती के घर अंजू की जगह ले लेती है। तभी अचानक से पार्वती की सास आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ अचानक, पहले बता देती तो मैं पवन को शहर ही नहीं जाने देती। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो आराम कीजिए। बहू, खड़ी खड़ी देख क्या रही है, अपने संस्कार भूल गई क्या? घूंघट थोड़ा लंबा कर और अपनी दादी सास के पैर छू और उनके लिए कुछ नाश्ता पानी बना कर ला। अरे नहीं नहीं बहू, इन सब की जरूरत नहीं है। तेरी सास पुराने ख्यालातों की है, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। तू आराम से मेरे लिए पहले एक कप चाय बना दे बस। दादी सास के कहने पर भारती घूंघट में रसोई में जाती है और थोड़ा सा घूंघट ऊपर करके चाय बनाते हुए खुद से कहती है, इस घूंघट की वजह से तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। कोई आ जाए इससे पहले फिर से घूंघट कर लेती हूँ। बहू, चाय मांगी है तो क्या पहले चाय ही देगी? पहले एक गिलास पानी ले आ। पार्वती की आवाज सुनकर भारती घूंघट में जल्दी से एक गिलास पानी लेकर बाहर आती है, पर उसे सामने टेबल रखा नजर नहीं आता और वो टेबल से टकरा जाती है और पानी पार्वती के ऊपर गिर जाता है। तुझसे एक काम सही से नहीं होता, अंधी कहीं की। टेबल नजर नहीं आ रही थी तुझे? वो माँ जी, घूंघट की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ चाय ले आओ। डरी घबराई भारती जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। वहीं अंजू अपने भाई की शादी में खूब नाचती है और एंजॉय करती है। लेकिन अब भारती जैसे ही चाय छानने लगती है, लाइट चली जाती है, जिस वजह से भारती मोमबत्ती जलाती है, पर लंबा घूंघट होने की वजह से उसके घूंघट में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पार्वती और दादी सास रसोई में आती हैं और जल्दी से दादी सास उसका घूंघट उठाकर जल्दी से पानी डालती हैं, पर अंजू की जगह भारती को देख पार्वती भारती से बोलती है, भारती, तू यहाँ कैसे? इस घूंघट के पीछे तुम दोनों बहू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। तुमने मेरी बहू को बिगाड़ दिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। माफ करना आंटी, पर मैंने आपकी बहू को नहीं बिगाड़ा। आप उसे पर्दे में रखती हो, कहीं जाने नहीं देती, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। चुप कर, मैं अभी तेरी सास को बताती हूँ तेरी काली करतूत के बारे में। तो चुप कर बहू, मैंने तो तुझसे कभी पर्दा नहीं करवाया और तू अपनी बहू से पर्दा करवा रही है। अगर तू इतनी पाबंदी रखेगी तो बहू एक पर्दे के ऊपर दूसरा पर्दा तो लगाएगी ही ना। बहू, तेरी बहू की भी जिंदगी है, मैंने तुझे कभी कुछ करने से नहीं रोका, फिर तू क्यों अपनी बहू को कुछ करने से रोक रही है? तुझे क्या लगता है तू पर्दा करवा लेगी तो तू अपने बेटे बहू को अपने कंट्रोल में रख लेगी?
एक पर्दा लगवाने के चक्कर में तू दूसरा पर्दा लगवा रही है अपने रिश्तों के बीच में, जिस वजह से तेरा ही रिश्ता खराब हो रहा है। अपने बेटे बहू से अगर रिश्ते सुधारने हैं तो बहू को कुछ छूट दे। अपनी सास के समझाने पर पार्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और जब अंजू घर आती है तो पार्वती खुद अपनी बहू का पर्दा हटा देती है और उसे बाकी बहुओं की तरह रहने के लिए कहती है और उससे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, कुछ पुरानी सोच के चलते मैंने तुझ पर इतनी सख्ती दिखाई, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस पर्दे के साथ हमारे रिश्तों के बीच एक और पर्दा लग जाएगा और मेरे बेटे बहू मुझसे झूठ बोलेंगे। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। चलिए ये सब भूलकर आगे नई शुरुआत करते हैं। इस तरह नीचे गरीब बहू के मुंह और रिश्तों दोनों तरफ से पर्दा हट जाता है और अब नीचे अंजू के ऊपर भारती दोनों वन परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। शांति पूरी फैमिली के साथ हाथों में सामान लिए घर के बाहर सुमित्रा को सुनाते हुए, बहू तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बहू बेटे मिले तो तेरे जैसे मिले जो घर में आते ही सास ससुर को ताजमहल घुमा दे। अपने घर के बाहर खड़ी ये सब कुछ सुमित्रा देख रही होती है और अपनी सास के पीछे खड़ी खुशबू भी सब कुछ देख रही होती है। पर जैसे ही सुमित्रा अपनी बहू को देखती है तो वो उसको देखते ही खरी खोटी सुनाने लगती है। किस्मत वालों को मिलती है इतनी अच्छी बहू, यहाँ तो मेरी किस्मत ही खराब है। जब बेटा ही अपना नहीं हुआ तो बहू कहाँ से अपनी होगी। सुमित्रा अपनी बहू को सुना के अंदर चली जाती है और अपनी सास का उतरा मुंह देखकर पायल अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? भाभी माँ तो हमेशा ही नाराज रहती हैं। वैसे आपको पता है सामने वाली आंटी की बहू अपने पूरे ससुराल वालों को ताजमहल दिखाने के लिए ले गई थी और आकर मुझे ताजमहल के बारे में बता रही थी। मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि काश मैं भी कभी ताजमहल जा पाती। और जब मैंने ये बात शांति आंटी की बहू से कही तो वो मुझे ताने देने लगी। बोलती हैं कि हम गरीबों की किस्मत में नहीं है ताजमहल देखना। सही तो बोल रही थी शांति की बहू, हमारी किस्मत में नहीं है ताजमहल जैसी चीज देखना। हमारी किस्मत ही खराब है। ऊपर से ये अमीर बहू और पल्ले पड़ गई। मुझे नफरत है अमीर लोगों से। पता है ना अमीर लोग कितने बुरे होते हैं, जानती है ना? वो तो घर आकर बस घर तोड़ना जानते हैं ना कि जोड़ना। आप ऐसा क्यों बोलती हैं माँ जी? खुशबू औरों से काफी अलग है। पायल की बात सुनते ही सुमित्रा नाराज होकर वहां से चली जाती है। पर ये सब कुछ देखकर हर दिन खुशबू अपने आप को कोसती है। ऐसे ही एक दिन, जेठानी जी, सीमा का, माँ जी का, गोलू का, सबका कितना मन है ताजमहल देखने का। क्यों ना हम दोनों बहुएं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर पूरे परिवार को ताजमहल दिखाने के लिए ले चले। क्या पता अगर मैं माँ जी का सपना पूरा कर दूं तो उनकी नाराजगी भी मुझसे खत्म हो जाए। काश ऐसा हो पाता। खुशबू, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुमने लव मैरिज करी है इसलिए तुम कुछ नहीं जानती। हम गरीब लोग कैसे घर चला रहे हैं हम ही जानते हैं। दोनों भाइयों की सैलरी घर खर्ची में चली जाती है, कुछ नहीं बचता। और इस महीने तो गोलू की स्कूल की फीस भी नहीं गई है और राशन भी खत्म होने वाला है। हाथ में पैसे भी नहीं है। ऐसे में हम गरीब कैसे ताजमहल देखने जाएं? दीदी सारी गलती मेरी है ना। अगर अमित जी ने माँ जी की बात मान ली होती और मेरे साथ भागकर शादी ना की होती तो आज आपकी देवरानी कोई और होती। पर दीदी, माँ जी को ऐसा क्यों लगता है कि सारी अमीर बहुएं बुरी होती हैं? अब तो मैं इसी घर की बहू हूँ तो मैं भी तो आप लोगों की तरह हुई ना। देखो, गलती तो है तुम्हारी, पर माँ जी को समझना चाहिए। पर उन्हें कौन समझा सकता है? तुम्हारी शादी से ना ये परिवार खुश था और ना ही तुम्हारा परिवार। फिर भी तुम दोनों ने भागकर शादी कर ली, इसलिए अब माँ जी को लगता है कि हर अमीर लड़कियां बुरी ही होती हैं। उनका तो ये कहना है कि जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो सास ससुर की क्या होगी। अच्छा, मैं गोलू को स्कूल से ले आती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। इतना बोलकर पायल अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए चली जाती है और खुशबू शाम की सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। कुछ देर बाद जब वो सब्जी लेकर घर आने लगती है तो देखती है कि घर के बाहर सपना नाम की एक लड़की, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो परेशान हाथ में कॉपी किताब लिए बैठी थी। अरे सपना, तुम तो हमेशा घर में पढ़ाई करती हो, फिर आज कॉपी किताब लेकर यहाँ कैसे? भाभी, मैंने ग्रुप डी के फॉर्म भरे। मुझे एग्जाम किसी भी हाल में पास करना है, पर मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहे और मेरे घर में काम चल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम। तुम जानती हो शादी से पहले मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और शादी करके घर बसाना पड़ा। पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। खुशबू उस लड़की के पास बैठकर उसे सारे सवाल समझाती है और 1 घंटे तक पढ़ाती है। भाभी, आप तो बहुत अच्छी टीचर है। मैं तो कहती हूँ कि आप गांव में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलो, अच्छी कमाई होगी आपकी। क्योंकि हमारे गांव में काफी स्टूडेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पर इंस्टीट्यूट इतना दूर और महंगे हैं कि उनके सपने अधूरे रह जाते हैं।
तुम सही कह रही हो, पर ये चीज मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आई। इतना बोलकर खुशबू घर जाती है, जहां वो देखती है कि गोलू अपनी माँ से ताजमहल जाने की जिद कर रहा है। मेरे सारे दोस्त एक एक करके ताजमहल देख कर आ रहे हैं। दादी का भी बहुत दिल करता है ताजमहल देखने का। आखिर हम कब जाएंगे ताजमहल? गोलू चिंता मत करो, तुम्हारी चाची तुम्हें ताजमहल दिखाएंगी। हाँ हाँ, छोटे बच्चों को झूठा दिलासा दे दो, पर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने अपने मायके से पैसे लेकर मेरे परिवार को ताजमहल दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर हमें ताजमहल देखना होगा तो हम अपने पैसे से घुमाएंगे ताजमहल। सुमित्रा अपनी बहू को डांटकर वहां से चली जाती है और रात को जब अमित घर आता है। अमित, मैं अपने गरीब ससुराल वालों को ताजमहल दिखाना चाहती हूँ। वो लोग कभी ताजमहल नहीं गए और इसके लिए कैसे पैसे जमा करना है मैंने ये भी सोच लिया है। अच्छा, कैसे? मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूंगी जहां मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ट्यूशंस दूंगी। बस इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। खुशबू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी ना? ये लो 2000 मेरी सेविंग। सोचा था तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगा, पर मुझे लगता है कि यही तुम्हारा सबसे अच्छा गिफ्ट रहेगा। अमित की मदद लेकर खुशबू घर के बाहर वाले कमरे को खाली कर देती है और वह एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड और कुछ बच्चों को बैठने के लिए दरी बिछाती है और पूरे गांव में अपने इंस्टीट्यूट का प्रचार करती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसके पास बच्चे आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब खुशबू ट्यूशन पढ़ा रही होती है। माँ देखो, भाभी ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया। भाभी कितनी तेज है ना पढ़ाई में। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर फालतू चीज में तेज है। यहाँ हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं और इस मैडम ने मेरे बेटे से उसकी बचत भी छीन ली। माँ जी, खुशबू ये सब कुछ हमारे लिए कर रही है ताकि हम ताजमहल देखने के लिए जा पाएं। बहू तू बहुत भोली है। तू अपनी समीर देवरानी को नहीं जानती। अमीर लोग बहुत तेज होते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चढ़कर चली जाती है। इसी तरह देखते ही देखते 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन। माँ जी, सपना, गोलू, पायल, अमित, आप सब अपना अपना सामान पैक कर लो। आगरा जाने की टिकट बन चुकी है। अब हम कल तक आगरा पहुँच जाएंगे और एक साथ ताजमहल देखेंगे। क्या सच में चाची? खुशबू की बातों का सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन पूरा परिवार अपना अपना सामान पैक कर लेता है और बस में बैठते हैं। माँ जी, आप आराम से सो जाइए और कुछ खाना है तो मुझे बता दीजिए और हम सुबह तक आगरा पहुँच जाएंगे। माँ, अब तो मानती हो ना कि आपकी अमीर बहुएं बाकियों की तरह नहीं है। सुमित्रा अमित की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह पूरा परिवार आगरा पहुंचते हैं, जहां अपने पैसों से खुशबू अपने गरीब परिवार के साथ एक अच्छे से होटल में रुकती है और उन्हें होटल का खाना खिलाकर कुछ देर बाद पूरे परिवार के साथ ताजमहल देखने के लिए निकल जाती है, जहां खुशबू अपने गरीब ससुराल वालों को एक जगह खड़ा करती है और गोलू कहता है, वो देखो माँ, दूर से ताजमहल कितना छोटा नजर आ रहा है। जब हम पास में जाएंगे तो बड़ा नजर आएगा। अच्छा माँ जी, आप सब यहीं रुकिए, मैं बस एंट्री टिकट लेकर आती हूँ, फिर हम अंदर जाकर सामने से ताजमहल देखेंगे। क्या एंट्री टिकट भी लगेगी? खुशबू, तुम अकेली क्या क्या करोगी? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमित खुशबू के साथ एंट्री टिकट लेकर आता है और पूरा परिवार लाइन में लगकर एंट्री करते हैं, जहां अपने आंखों के सामने भीड़, नीला पानी, उसमें चल रहे फव्वारे और लोगों को फोटो खिंचवाते देख पूरा परिवार बहुत खुश होता है। खुशबू, तुमने साबित कर दिया तुम बहुत अच्छी हो। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी पूरी लाइफ में कभी ताजमहल देख पाएंगे। दीदी, ये तो आप सिर्फ बाहर से ताजमहल देख रही हो, ताजमहल के अंदर जाना तो अभी बाकी है। पर रुकिए, सबसे पहले मैं आप सबकी फोटो खींच देती हूँ यादगार के लिए। खुशबू अपने पूरे परिवार को एक साथ खड़ा करके ताजमहल के बाहर से उनकी फोटो लेती है और सभी के हाथों में उनकी टिकट दे देती है। अब हम भी ये तस्वीरें दिखाकर शांति आंटी को जलाएंगे। उन्हें बाद में जलाना, पहले ये लो, सब ताजमहल की टिकट है, ये संभाल के रखना। अभी जब हम ताजमहल के अंदर जाएंगे तो सब अपनी अपनी टिकट दिखाना। और आप सब तो जानते हो ना, ये ताजमहल संगमरमर की पत्थरों से बना है और इसे शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। हाँ चाची, हमारी मैम ने ये पढ़ाया था। अब पूरा परिवार लाइन लगाकर अंदर जाता है, जहां टिकट दिखाने के बाद उनके जूते चप्पल पर चढ़ाने के लिए पन्नियां दी जाती हैं, जिसे पहनकर पूरा परिवार अंदर जाता है। अब वो लोग ताजमहल के अंदर से ताजमहल के पीछे बह रही नदी, गार्डन, सब कुछ देखते हैं और वो लोग संगमरमर की बनी दीवारों को अपने हाथों से छूते हैं और ताजमहल के अंदर अलग अलग लोकेशन पर जाकर फोटो क्लिक करवाते हैं। माँ जी, कैसा लगा आपको ताजमहल? बहू,
आज मुझे सिर्फ ताजमहल नहीं तू भी बहुत अच्छी लगी। मैंने तेरे बारे में कितना बुरा सोचा, बड़ी बहू के कहने पर तुझे अपनाया, पर तूने कभी मेरी बातों को दिल पर नहीं लगाया और आज ताजमहल का हर एक कोना घुमाया। मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे पहले ही अपना लेना चाहिए था। माँ जी, ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आखिर आपने मुझे अपना ही लिया। चलिए हम एंजॉय करते हैं। इस तरह पूरा परिवार ताजमहल के हर कोने में जाकर फोटो लेता है और पूरा परिवार एक दिन में ताजमहल घूमते हैं। और अगले दिन खुशबू अपने पूरे परिवार के साथ घर आती है और फिर से अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है।